हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं बेसिकली मोशन के बारे में। और वो मोशन होता है स्पेस और टाइम से रिलेटेड, ठीक है। हम लोग ये नहीं जानते काइनेमेटिक्स में कि वो मोशन हो क्यों रहा है, किसके वजह से हो रहा है, ठीक है। रीजन हम नहीं पढ़ेंगे, रीजन हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स जहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि एक बॉल को तुमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। वो बॉल मान लो कि सरफेस पे गिरा, गिरने में कुछ समय लगा होगा। हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि गिरने में समय कितना लगा। हमें ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं चैप्टर में कि गिर क्यों रहा है, ठीक है। गिरने का रीजन अलग है और गिरने में समय कितना लगेगा वो अलग है। तो हमें रीजन नहीं जानना है। हम रीजन कहाँ पढ़ेंगे? डायनेमिक्स में। हम यहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि गिरने में कितना समय लगा, कितना उसका वेलोसिटी होगा, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा, बस। क्लियर है? अब देखो जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स को हम लोग फर्दर 3 भाग में डिवाइड करेंगे। और वो है हमारा सबसे पहला वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन को ही हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो वो कैसा मोशन होगा? वन डायमेंशन। ये मत सोचना कि कोई एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है तो वो हमेशा टू डायमेंशनल होगा। एक बहुत बड़ा सा कंफ्यूजन देखो तुम लोग को मैं बता देता हूँ। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये एक्स एक्सिस भी है और ये वाई एक्सिस है। ये कितना डायमेंशनल मोशन है? वन डायमेंशनल मोशन। कितना है? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का हमने नाम ही क्या नाम दिया? रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ। क्या ये स्ट्रेट पाथ में है? ये कैसा मोशन है? वन डायमेंशनल। क्लियर है? इस बात को हमेशा दिमाग में गांठ बांध लेना। ऐसा मत सोचना कि अगर वो एक्स में भी है और वाई में भी है तो टू डायमेंशनल होगा। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो मैं बता रहा हूं। अगर मान लो किसी को मन करे कि वो एक्स एक्सिस एक नया इसको बना दे और वाई एक्सिस ऐसे बना दे, कर सकता है ना? हो तो गया फिर एक एक्सिस में। क्लियर है? हमने एक्स और वाई, चलो ठीक है ये स्टैंडर्ड एक्सिस है, हम इसको लेकर चलते हैं। बट किसी का मन हो तो एक नया एक्सिस बना सकता है ना, वो अब आ गया एक एक्सिस में। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर भी अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वो कैसा मोशन होगा? वन डायमेंशन। चाहे एक्स वाई जेड टाइम एक्सिस कहीं से भी निकले। क्लियर है? चलो अगला क्या है? अगला है हमारा टू डायमेंशनल। देखो टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है ना, बेसिकली कर्वीलिनियर मोशन है। कैसा है? कर्वी लीनियर मोशन। और जो थ्री डायमेंशनल मोशन है वो भी कैसा है? कर्वीलिनियर मोशन। फिर अब बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होगा? एक कर्वीलिनियर मोशन ऐसा समझो कि कोई एक्स और वाई में ऐसे चल रहा है। ये कैसा मोशन है? कर्वीलिनियर, बट वो एक प्लेन में है। कौन से प्लेन में? फिलहाल एक्स और वाई प्लेन में है। अगर एक कर्वीलिनियर मोशन जो एक स्पेस में हो, जो कि मतलब मान लो कि इस रूम को मैं समझता हूं जैसे कि मान लो कि इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई ले लिया और ऊपर वाले को जेड ले लिया। ये एक्स है और ऊपर वाला कौन सा है? जेड। अगर कोई इस प्लेन में चल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल। बट कोई वहां से निकल के ऐसे ऐसे चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स प्लेन में भी है, वाई में भी और जेड में भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? फिजिक्स में तुमको यहाँ पे थ्री डायमेंशनल मोशन नहीं पढ़ना है ज्यादा। थ्री डायमेंशनल मोशन तुम पढ़ोगे ज्यादातर केमिस्ट्री में। जो गैसेस पार्टिकल का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? थ्री डायमेंशनल मोशन। मान लो कि एक कंटेनर ले लिया और उसमें मैं गैसेस को भर दिया, तो वो सारे गैसेस रेंडम मूव करेंगे, उनका मोशन कैसा होगा? थ्री डायमेंशनल। क्लियर है? तो हमारा बेसिक फोकस किस पे रहेगा? वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ।
समझ में आया? चलो, अच्छा, ये वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स है जिनको हमको दिमाग में रखना है। और सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वो है तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहला जो है क्या है? कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो, अगर मान लो कि कोई भी बॉडी मोशन कर रहा है, ठीक है, मान लो कि मैं एक ट्रक का ही एग्जांपल लेता हूं। अरे एक ट्रक चल रहा है, ठीक है, मान लो उस ट्रक ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर उसका डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसके साइज से बहुत ज्यादा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए पॉइंट। जैसे मान लो कि ट्रक का डायमेंशन कितना हो सकता है? बहुत ज्यादा तो मीटर में, 10 मीटर, 15 मीटर, बहुत ज्यादा तो, ठीक है। और मान लो कि उस ट्रक का मोशन हम एनालाइज कर रहे हैं और मैंने बोल दिया कि वो ट्रक 20 किलोमीटर चला, ठीक है। तो क्या ट्रक का जो डायमेंशन है और वो जो डिस्टेंस चला उसमें बहुत गैप है, तो हम यहाँ पे ट्रक को कैसा ट्रीट करेंगे? एज ए पॉइंट। क्लियर है? इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में हम जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो कैसा होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। लिखो इसको फटाफट। कोई डाउट है किसी को? अगला पॉइंट हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर फ्रेम, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम बेसिकली एक वैसा फ्रेम है जहां से जो भी फिजिकल फेनोमेना हो रहा है, जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, तो हम उस मोशन को जिस फ्रेम से पढ़ते हैं उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो कि मान लो कि एक ट्रक चल रहा है आगे, ठीक है, और उस ट्रक पे कोई इंसान आगे चल रहा है, ठीक है। अब मान लो ये जो इंसान है वो ट्रक पे चल रहा है, तो हमारे लिए फिलहाल ये जो ट्रक क्या हो जाएगा? रेफरेंस फ्रेम। क्लियर है? हम इस इंसान का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं ना इंसान का मोशन कैसा होगा, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? ट्रक के रिस्पेक्ट में। तो ट्रक हमारा क्या कहलाएगा? रेफरेंस फ्रेम। क्लियर है? अब तुम्हारे पास जो रेफरेंस फ्रेम है ना, वो दो तरह का होगा। कितने तरह का रेफरेंस फ्रेम होंगे? दो। सबसे पहला कौन बोलते हैं? याद है कुछ? इनिशियल, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा होगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। कोई बताएगा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो कि चाहे तो रेस्ट पे हो, एट रेस्ट, और या फिर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही। नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है? जो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। जैसे मान लो इस ट्रक का एग्जांपल लेते हैं हम,
ट्रक चल रहा है और ट्रक चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो कैसा फ्रेम होगा हमारे लिए? इनर्शियल फ्रेम। या फिर मान लो कि ट्रक रेस्ट पे है, तो वो कैसा फ्रेम होगा मेरे लिए? इनर्शियल। अगर मान लो कि ट्रक का स्पीड बढ़ रहा है या फिर ट्रक का स्पीड घट रहा है, इसका मतलब ट्रक एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है। अब उस केस में हमारा फ्रेम कैसा हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हो गया यहां तक? लिखना फटाफट लिखो। मोशन क्या होता है? मोशन बताओ। मूवमेंट। मूवमेंट को सिर्फ मोशन बोलेंगे? मोशन बेसिकली होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विथ पासेस ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? कोई भी पार्टिकल अगर अपना क्या चेंज कर रहा है? पोजीशन। क्या लिखेंगे इसको? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड पासेस ऑफ टाइम। अगर कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो चेंज कर रहा है तो टाइम के साथ ही करेगा, बट इस बात को मेंशन करना जरूरी है। देखो, और कोई भी चीज अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ, उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट। ये जो मोशन है ना, वो रिलेटिव टर्म है। कैसा है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि वो एक ही टाइम में किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है और किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। वापस उस ट्रक वाले एग्जांपल पे आ जाओ। मान लो कि ट्रक के अंदर कोई इंसान है, ठीक है, और ट्रक चल रहा है। ट्रक क्या कर रहा है? चल रहा है। ग्राउंड पे कोई दूसरा इंसान है, मान लो ये ए है और ये बी है, और ट्रक चल रहा है। तो ये जो ए है बी के रिस्पेक्ट में कैसा है? मोशन में, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। बट इस ए के बारे में सोचो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। क्या ट्रक के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं। तो अब वो ए कैसा है? एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। समझ में आ रहा है? तो एक ही टाइम में ए रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। तो इसलिए मैं बोला कि जो मोशन टर्म है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। वो डिपेंड करता है कि तुम किसके रिस्पेक्ट में उसको देख रहे हो। क्लियर है? एक एग्जांपल भी नोट करो इसको, लिखो एग्जांपल लिखो। कोई बताएगा क्या होता है पोजीशन? कोई डिफाइन कर रहे हो? हाँ भाई बताओ। एक्सिस। हाँ भाई लास्ट बेंच बता। हम्म, बताओ। पोजीशन, लोकेशन, लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस। किसी भी स्पेस में, स्पेस का मतलब बताया था ना तुम लोग को, याद करो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा था। एक्स वाई जेड में कोई भी एक नॉर्मल पॉइंट पे अगर उसका लोकेशन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका पोजीशन। क्लियर है? तो लिखो लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस एट certain moment of time।
जब वन डायमेंशनल मोशन होगा ना, तो हम लोग पोजीशन को डिनोट करने के लिए इधर एक्स यूज करेंगे या फिर वाई यूज करेंगे या फिर जेड यूज करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक्स बराबर 3, तो वो कैसा है, वन डायमेंशनल होगा। क्लियर है? वन डायमेंशन में चाहे तो एक्स, चाहे तो वाई, चाहे तो जेड यूज करेंगे। बट जैसे ही हम टू डायमेंशनल में आएंगे, 2D या फिर 3D, हम वहां पे पोजीशन को यूज करेंगे आर वेक्टर से, आर वेक्टर से। ठीक है? तुम सबको पता है पोजीशन वेक्टर होता क्या है? कोई बताएगा मुझे? देखो, मान लो कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है? कोई एक पॉइंट P मान लो और उसका कोऑर्डिनेट है 1,2,3 मान लेता हूं एग्जांपल के लिए। ठीक है? अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं O, क्या इसको माना ओरिजिन O, तो एक वेक्टर जो ओरिजिन से चलकर इस पॉइंट P को जोड़ रहा हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से। किससे डिनोट करेंगे, R। तो बताओ यहां पे पोजीशन वेक्टर R क्या लिख सकते हैं? X में कितना है, 1, और X में कौन सा यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करते हैं, I कैप। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 I कैप, मतलब सिंपली I कैप। Y में कितना है, 2, तो क्या लिखेंगे, 2 J कैप। और Z में कितना है, 3, तो क्या लिखेंगे, 3 K कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। क्लियर है? चेंज कर दूं? अब देखो यहां तक तो हमने बेसिक पढ़ा कि हमें ये सब पढ़ने के लिए, ये मतलब मोशन पढ़ने के लिए ये सब चीजें आना चाहिए था। ठीक है? अच्छा, मोशन पढ़ने के लिए कुछ वेरिएबल्स हैं जो उस मोशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, और वो वेरिएबल हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है? तो कुछ ये वेरिएबल्स हैं जो कि तुम्हें मोशन पढ़ने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। और तीसरा क्या है, एक्सेलरेशन। अगर मुझे मोशन पढ़ना है तो इन सब चीजों के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आएगा। जैसे कि जब हम स्पीड पढ़ेंगे तो वहां पे तुम्हारा एवरेज स्पीड आएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा। जब वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी एवरेज वेलोसिटी आएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। कायदे से बोलूँ ना तो स्पीड और वेलोसिटी नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है? तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालू, डिस्टेंस और डिस्प्लेस। बताओ क्या होता है डिस्टेंस? वो तो ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंथ? टोटल पाथ लेंथ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। लिखो इस बात को, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ followed between initial and final point in the motion। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ followed, length of actual path followed between initial and final, length of actual path followed between initial and final point during motion। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली लेंथ है, पाथ नहीं। ठीक है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग मोशन। क्लियर है? देखो इसका मतलब बताता हूं। मान लो कि कोई पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी तक पहुंचा। कोई मान लो ऐसे गया, कोई ऐसे जाता है, कोई सीधा गया, कोई ऐसे गया। ठीक है, मान लो कि ये पहला पाथ है, ये दूसरा पाथ है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। जब वो पहला पाथ को चला, ये इनिशियल पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट चलने में ये जिस पाथ को लिया और इस पाथ का जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस हुआ, ये भी क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ये भी क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, क्योंकि ये भी एक पाथ है। पाथ नंबर 4 भी क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या बोला मैं? कि जब तुम ए से बी पे जा रहे हो तो ए से बी को जोड़ने वाला शॉर्टेस्ट पाथ, और हमेशा याद रखना कि शॉर्टेस्ट पाथ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला जो पाथ का लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डिस्टेंस है या नहीं है? है, क्योंकि आखिर ये पाथ है ना एक, तो इस पाथ का लेंथ डिस्टेंस भी कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ बोलो। मतलब हाँ, नहीं, मान लो कि सर्कुलर, मान लो कि कोई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ऐसा समझो कि पॉइंट ए से चलना शुरू किया और बी तक यहां तक पहुंच गया, तो डिस्टेंस तो अभी भी यही पाथ है। ठीक है, बट अगर हमको ए से बी में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देखो डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है एक्चुअल में और एक वर्चुअल कंसेप्ट भी है वो। ठीक है, हमें क्या करना है कि ए से बी के बीच का एक शॉर्टेस्ट पाथ बनाना। तो ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? ये वाला। तो इस वाले पाथ का जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम्हें जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो तुमको क्या करना है कि इनिशियल पॉइंट को पकड़ो और फाइनल पॉइंट को पकड़ो और दोनों को एक सीधा लाइन से मिला दो, और उस सीधे लाइन का जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे गया उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे गया वहां कहां पे मतलब है? डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? कुछ टर्म और देख लो। अच्छा, एक चीज और, मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई, और ये कौन सा पोजीशन है? फाइनल, एक्स एफ। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या बोला? चेंज इन पोजीशन, कि कोई कहां से जा रहा मुझसे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलना स्टार्ट करता है एक्स एक्सिस पे, ऐसा मान लो कि एक्स वाई प्लेन में, पहले यहां पे था, ऐसा समझो पहले यहां पे था, एक्स बराबर 2 मीटर पे। ठीक है, अब वो ऐसे चलते 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 यहां आ गया, एक्स बराबर, ये कौन सा पोजीशन है? इनिशियल। ये कौन सा पोजीशन है? फाइनल। मान लो 6 मीटर पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 6 मीटर पे। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4। तो तुमने डिस्प्लेसमेंट में किया क्या? अगर डेल्टा एक्स निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो क्या करोगे? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। और एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल क्या है? एक्स फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन और एक्स इनिशियल मतलब इनिशियल पोजीशन। तो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बेसिकली तुमको क्या करना होगा? चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करना होगा? चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन हम लोग किसे हमेशा डिनोट करते हैं? डेल्टा एक्स, और वो क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। इसको तुम माइनस कर दो, ये तुम्हें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज और बताओ, जीरो हो जाएगा। अगर मान लो कि तुम यहां से चलना शुरू किए इस पॉइंट से, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से, ऐसा समझो कि ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन मतलब एक्स आई, तुम यहां से चलकर और वापस भी यहीं पे आ गए,
और यही तुम्हारा कौन सा पोजीशन हो गया, फाइनल। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, ये तो 1 डायमेंशनल है, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, कैसा कर रहा है, 2 डायमेंशनल, तो वहां पे हम लोग चेंज इन पोजीशन कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स से आर, डेल्टा आर, और वो क्या कहलाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। इस बात को नोट करना, अब हमेशा हम लोग वेक्टर में चलेंगे, ठीक है। तो अगर 2 डायमेंशनल हो या फिर 3 डायमेंशनल मोशन हो, तो वहां पे हम लोग चेंज इन पोजीशन निकालेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर है यहां तक? अच्छा कुछ कुछ और चीजें देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये लिख लिए तुम लोग, कोई लिख रहा है? चलो ठीक है। मैंने डिस्टेंस क्या बोला कि कोई भी एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, ठीक है। अगर तुमने चला तो कुछ ना कुछ लेंथ चला, ठीक है। मान लो कि कोई यहां से यहां गया 2 मीटर, कहां गया 2 मीटर, तो तुमने ये पाथ फॉलो किया, फिर तुम वापस आ गए यहां, फिर कितना चले 2 मीटर, तो तुमने टोटल चला कितना 4 मीटर, कितना चला 4 मीटर। तो बेसिकली हम लोग डिस्टेंस में क्या करते हैं, लेंथ को जोड़ते हैं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है हमें, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा डिस्टेंस 0 कब होगा, जब हम चलेंगे ही नहीं, जब हमारा मोशन हो ही नहीं, ठीक है ना, जब हम कैसे हो, रेस्ट पे, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बताओ, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट को देखो, तो अगर कोई मान लो कि इनिशियल पोजीशन यहां पे है एक्स आई, यहां से कैसे भी करके चला और यहां पे पहुंच गया एक्स एफ, तो चेंज इन पोजीशन क्या है पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा ऐसा सोचो कि वो यहां से चला इनिशियल पोजीशन से और चलते चलते वापस यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के समझो कि अगर मान लो कि ये यहां पे है एक्स इनिशियल और वो ऐसे चला फिर चल के यहां पहुंच गया एक्स फाइनल, तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि इनिशियल पोजीशन यहां तो फाइनल पोजीशन इधर हो गया, तो ओवरऑल इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ये मैंने क्या बोला, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तो यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैन बी, सॉरी डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। दूसरा चीज हमने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन ऑलरेडी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, कैसा है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब हमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा क्वांटिटी मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होगा, एक वेक्टर। और हम लोग डिस्टेंस में क्या कर रहे हैं, सिंपली पाथ लेंथ को ऐड कर रहे हैं, वहां पे कोई हमें कोई स्पेशल मैथ चाहिए क्या ऐड करने के लिए, नहीं। तो बताओ डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, फिर स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है यहां तक? यहां तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे फटाफट बताओ। मैंने तरीका भी बताया कि अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो करना क्या होगा, इनिशियल पॉइंट को पकड़ो, फाइनल पॉइंट को पकड़ो, इनिशियल पॉइंट से शुरू होते हुए फाइनल पॉइंट पे एक लाइन को जोड़ दो, ठीक है। हमेशा क्या करना है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे चल के यहां तक पहुंचा, ये इनिशियल पोजीशन एक्स आई और ये कौन सा है फाइनल, तो तुम्हें क्या करना है कि इनिशियल पॉइंट से शुरू करो एक लाइन और कहां जोड़ दो, फाइनल पॉइंट की। कभी फाइनल से उठा के इनिशियल मत करना। नो डाउट लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा बट उसका डायरेक्शन
उल्टा हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है वेक्टर, तो तुम्हारा पूरा डिस्प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, अगर तुमने किसी एक को अल्टर किया तो पूरा वैल्यू अल्टर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कैसे निकालना है डिस्प्लेसमेंट आइडिया हो गया। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इस पे। मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और इस सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए अपोजिट पॉइंट बी पे आ जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कि कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और इस सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए अपोजिट पॉइंट बी पे आ जाता है। क्लियर है? तुम्हें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विथ डिस्प्लेसमेंट। बताओ फटाफट क्या हो, कितना होगा? 5 पाई/2। क्या ये सबका आया? ये सबका आ रहा है? जब इस पाथ को फॉलो करेगा तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर। ठीक है, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। तो डिस्टेंस अपॉन, हमें क्या निकालना? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 टाइम ऑफ आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दो। तो आर से आर कट गया, आंसर क्या हो जाएगा? पाई/। क्लियर है यहां तक? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्यूब्स शेप का कोई भी एक ये है, मान लो कि एक इंसेक्ट यहां से चलना शुरू करता है पॉइंट ए से, और कैसे चल रहा है देखो, पहले यहां गया, फिर यहां गया और फिर यहां गया। दिख रहा है ये पॉइंट? समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? तुम्हें क्या करना है, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। फटाफट निकाल। हाँ क्यूब है, नहीं क्यूब है, एक्सेस का टर्म, तुम्हें सिंपली रेशियो निकालना है। इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ क्यूब का डायगोनल निकालो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायगोनल ऑफ दिस क्यूब। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ √3a? मतलब 3a डिवाइड बाय √3। आंसर क्या होगा? √3। आंसर क्या होगा? √3। नहीं हुआ? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस पॉइंट को इससे जोड़ दो, ये बेसिकली है क्या? डायगोनल ऑफ दिस क्यूब, या फिर क्यूब या क्यूबाइड जो भी समझ लो। और डायगोनल क्या होता है? रूट अंडर क्या होता है? b² h² और l², और यहाँ पे तीनों क्या है? सेम। तो क्या हो जाएगा? √3a², मतलब √3a। ये क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना हो गया? देखो a+a+a, डिस्टेंस हो गया 3a और डिस्प्लेसमेंट हो गया √3a। कितना हो जाएगा कट के? रूट। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? ये सब क्लास 9 का ही है अभी तक, अभी हम आगे बढ़े नहीं है, और अब बढ़ेंगे। देखो मान लो कोई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और इसका रेडियस कुछ r है। कितना है रेडियस? r। और ये पॉइंट a है। अब वो क्या करता है कि a पॉइंट से चल, इस पाथ को फॉलो करते 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 यहाँ कोई b पॉइंट पे आता है, और वो फाइनली कहां पहुंच जाता है? कुछ यहां।
ये पॉइंट है बी, और ये चल गया कितना एंगल 120 डिग्री। अब तुमको बताना है फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। अब करो। अभी भी वही मेथड है। डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ तो तुम निकाल लोगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधा जोड़ दो और उस लेंथ को निकालो। चलो शुरू हो जाओ। हाँ, आर नहीं, आर रेडियस है बेटा। आर कब से सेंटर होने लगा? अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो दोनों सेम ही होगा ना। ये कैसा क्वेश्चन है? अच्छा एक बात है, एक सर्कल में एक रेडियस आर दूसरा रेडियस 2r पॉसिबल है क्या? है? ये तो सेंटर है मान लो सी, ये रेडियस आर हो गया, तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगा? आर ही होगा। करो फटाफट सॉल्व करो। डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना आया? ना तुम ट्रिगो वेक्टर कुछ भी यूज कर सकते हो। किसी का आंसर आया? साइन 30 का यूज करो, साइन 30 तो फाइनल वैल्यू निकालो। रेशियो लोगे तो आर तो अपने आप कट जाएगा। क्या निकालना? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो रेशियो में आर कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालो। कितना होगा डिस्टेंस आ गया? हाँ, कितना रहा डिस्टेंस? 120 आर। 2 पाई आर डिवाइड बाई 3 होगा डिस्टेंस। कितना होगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई 3। अरे टोटल सर्कल में कितना डिस्टेंस चलेगा? 2 पाई आर। और तुम्हें कितने एंगल पे निकालना है? 120 पे। टोटल सर्कल मतलब क्या? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पे 2 पाई आर है, तो 120 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई 3। तो डिस्टेंस तो निकल ही गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना मेन टास्क है। देखो तुम लोग बहुत सोच रहे हो, सिंपल ट्रिगो यूज करो, यही होगा ना? कितना रहा? पहली बात बेटा कि रेशियो में आर आएगा ही नहीं। अच्छा कितना है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट? 2r बाई रूट 3। डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा 2r, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, तो आंसर होगा √3r। चलो देखो, देखते हैं कितना होगा। छोड़ो, तुमने कहाँ गलत किया वो सब देख लेंगे। इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। एक तो तुम लोग सिंपल ट्रिगो यूज कर सकते हो, सिंपल। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या निकालना है? इस वाले लाइन का लंबाई ही तो निकालना है ना। अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल बनता है। क्या बना? एक ट्रायंगल। देखो ये और ये, इसमें ये एंगल कितना? 120। ये लेंथ कितना है? आर। ये लेंथ कितना है? आर। तुम एक काम करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मैंने बोला था कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं हो तो 90 डिग्री बनाओ एंड देन यूज द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर इसको और इसको क्या करेगा? इक्वल भाग में बांट देगा। ठीक है? अगर ये 120 है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। अब ये 60 होगा तो क्या ट्रिगो के हेल्प से ये वाला लेंथ निकल जाएगा? अगर तुम्हें ये दिया हुआ है और ये निकालना है तो क्या यूज करोगे? साइन 60। बताओ साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 क्या हो जाएगा? P अपॉन H। P इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x, तो क्या हो जाएगा? x डिवाइड बाई r। x बराबर क्या हो जाएगा? r साइन 60।
मतलब r और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2। ये तो x है, हमें x निकालना है या 2x निकालना है बताओ? 2x निकालना है ना, हमें टोटल लेंथ निकालना है। तो बता 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा √3r। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा √3r, और डिस्टेंस कितना था 2πr डिवाइड बाई 3, और डिस्प्लेसमेंट हो गया √3r। तो इस r से r को कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा 2π डिवाइड बाई 3√3। समझ में आया? किसको किसको? एक मिनट बोलो बोलो। थीटा इक्वल टू L बाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ के आया करो। क्या होता है थीटा का डेफिनेशन? L बाई आर। इसमें L क्या होता है? क्या होता है L? आर का लेंथ, ये लेंथ होता है, और तुम निकाल के आ रहे हो ये लेंथ, तो डिस्टेंस वैसे ही निकाला हूं मैं, निकाल लो कोई बात नहीं, बात बराबर आएगा। देखो करके दिखा दूं, देखो ये थीटा कितना है 120, मतलब 2π/3 इक्वल टू L बाई आर। तो L बराबर क्या आ जाएगा 2πr/3। मैंने कुछ चाइनीज लिखा है, सेमी लिखा है? सेमी तो लिखा हूं ना। वो तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस तुम लोग जानते हो, इसलिए मैं वहां से डायरेक्ट कर दिया। अगर कोई कंसेप्ट बताया हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो कंसेप्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही लगेगा, वो हर जगह लगेगा, कंसेप्ट है ना। हाँ, इसको वेक्टर से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, और वेक्टर वाला ही मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2π√3/9 गलत है विहान तुम्हारा। देखो वेक्टर से कैसे करेंगे, ये हो गया इनिशियल वेक्टर और ये फाइनल, यही है ना। और इन दोनों को जोड़ देने वाला वेक्टर कौन सा है? ये याद करो, इसको नाम दे देता हूं वेक्टर ए, इसको नाम दे देता हूं वेक्टर बी। नो डाउट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए मैंने नाम अलग अलग रखा। क्लियर है? और ये वेक्टर आर जो हमको निकालना है, लगाओ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से क्या होगा देखो, ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर क्या बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, एक का हेड के ऊपर दूसरे के टेल को रख दो, और ये वेक्टर क्या देता है रिजल्टेंट, यही होता है ना। अब देखो यहां पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मान लो ये आर है, तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर। क्लियर है? हमें निकालना क्या है, ए बी या आर? आर निकालना है, तो आर बराबर लिख दो, क्या होगा आर बराबर क्या लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। बेसिकली आर निकालना क्या है ए माइनस बी। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड पता है आर, बी का मैग्नीट्यूड पता है। क्लियर है? एक काम करो, इसको आर मत यूज करो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी दे देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर डी। तो डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा कोई बताओ मुझे ए और बी के बीच में एंगल कितना है 120। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका बताया था ना, चाहे तो हेड हेड को मिला दो या फिर टेल टेल को मिला दो। क्या यहाँ पे टेल और टेल मिला हुआ है, और दोनों के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री। अब बताओ अगर मुझे इस डी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड ऑफ दिस वेक्टर डी बराबर क्या लिख देंगे, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि हमने वेक्टर को यहाँ माइनस किया है, जब प्लस करते तो यहाँ प्लस होता है। क्लियर है? अब चलो मैग्नीट्यूड लिखो। एक काम करते ना, इसको जनरल में एंगल थीटा ले लेता हूं, क्या मान लेता हूं थीटा, 120 नहीं डालता हूं, एक जनरल फॉर्मूला ही आ जाएगा। देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है आर स्क्वायर, प्लस बी कितना है आर स्क्वायर, माइनस 2 ए कितना है आर, बी भी कितना है आर, और इसको क्या लिख देते हैं कॉस ऑफ थीटा।
अगर हम थीटा का टर्म एक फॉर्मूला निकाल दें जो कि हर जगह यूज हो, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 2r² माइनस ये क्या हो जाएगा 2r² कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में, देखो रूट में 2r² को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक मिनट, कॉस 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये कुछ याद आ रहा है किसी को? कुछ ऐसा पढ़ाया हूं मैं? कॉस थीटा प्लस 2 थीटा। हाँ वो कर सकते हो तुम, मुझे लगा कुछ ऐसा बोल रहे हो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे बड़ा ब्लंडर हो ही नहीं सकता है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला जानते हो सब लोग? बहुत बढ़िया। अगर जानते हो तो देखो एक और फॉर्मूला बताया था कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बताया था। चलो एक काम करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? 2 थीटा को ना थीटा से रिप्लेस कर दो। 2 थीटा को किससे रिप्लेस करना है? थीटा से। किसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? इधर देखो, नहीं समझ में आया? ये देखो, ये समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अरे ये थीटा था, इसका डबल थीटा था, तो मैंने वही तो कर दिया, इसको हाफ कर दिया, इसको डबल कर दिया। कोई चेंजेज है इसमें? नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो क्या हो जाएगा 2r², और इसको क्या लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये थीटा का हाफ है, साइन स्क्वायर का हाफ नहीं है, याद रखना। 2r² इंटू 2 कितना हो जाएगा 4r साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया क्या सब? सॉरी 2r साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, देखो 4r² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सिंपली क्या लिख दूंगा 2r साइन थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला ही आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। चलो इस वाले केस में बताओ थीटा कितना है 120। 120 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2। 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया √3 आ गया। तो ऐसे केस में अब हम आगे से डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर है? रिलेशन बेटा तुम एक बार अपने नोट्स को देखो क्या रिलेशन है, इसको नोट करो सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे एनएसए जैसे में आया हुआ है, जेई मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन। हाँ बताओ। जब तुमको वैल्यू ही डालना है तो इतना करने की क्या जरूरत? ये कॉस 120 है, कॉस 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा माइनस साइन 30। ठीक है, माइनस साइन 30 मतलब माइनस हाफ। ये √3/2 कहाँ से आ गया तुम्हारा? कौन सा फॉर्मूला से? कॉस ए प्लस बी में क्या लीजिए कॉस ए कॉस, हाँ करो, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। कहीं तो गलत लिखो, कॉस 90 कितना हो गया 0, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 1/2।
और जब सीधा चीजें दिख ही रहा है तो तुमको इतना लंबा ब्रेक करने की क्या जरूरत है? अगर तुमको cos 120 का वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट यूज करो ना cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30। ये प्लस बी में क्यों जाना? ये हो गया। देखो इसका क्या फायदा है, जैसे मैं बता रहा हूं, मान लो कि कोई सर्कुलर पाथ में चल रहा है और पहले वो यहां पर था और वो डायरेक्टली चल के अपोजिट पॉइंट पे आ गया, ठीक है? ये लेंथ आर, ये लेंथ आर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको यहां से सीधा जोड़ दोगे। यहां पे तो पाइथागोरस तुमने यूज कर लिया और तुम सबको पता आंसर कितना होगा? √2r। √2r होगा ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अब उस वाले फॉर्मूला से जाओ। डिस्प्लेसमेंट का क्या बताया मैंने? 2r साइन थीटा बाई 2। बताओ 2r इंटू साइन थीटा कितना यहाँ पे? 90 और बाई 2 कितना हो जाएगा? 45। मतलब 2r और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। वापस आंसर क्या आ गया? √2r। तो ये जो फॉर्मूला है ना, पूरे सर्कल में किसी भी एंगल पे लग सकता है। क्लियर है यहां तक? नहीं नहीं, d इक्वल टू तुम d इक्वल टू a प्लस बी नहीं लिख सकते हो, ये स्केलर हो गया ना बेटा। हम वेक्टर यूज कर रहे हैं, d वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तुमने सिंपली स्केलर जोड़ दिया उसको। ठीक है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कर लोगे? एक और लास्ट ले दूं? चलो, एक मान लो रोड है और इस रोड पे एक व्हील तुम्हारा रोटेट कर रहा है। बढ़िया, ठीक है। एक रोड पे क्या रोटेट कर रहा है? व्हील। इस व्हील पे एक पॉइंट है P। यहां पे पॉइंट कौन सा है? P। मैं बोलता हूं कि जब ये व्हील हाफ रोटेट कर जाए, ये रोटेट करते 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 कहां पहुंच जाए? हाफ। हाफ रोटेट करने के बाद ये P पॉइंट कहां चला जाएगा? ऊपर। ऊपर चला जाएगा ना। तो बताओ ड्यूरिंग आफ्टर हाफ रोटेशन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P? सर इन वेक्टर, हाँ इन वेक्टर ओनली, वेक्टर में ही ले सकते हो। सुनो, अपना अपना करो, फाइन, ज्ञान मत दो एक दूसरे को। फाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P आफ्टर हाफ। देखो तुम दोनों जब थे तो हमेशा मिल के सॉल्व करते थे, एग्जाम में अलग कर दिए गए, दोनों का नंबर खराब हो गया। अब तुम मिल के कर रहे हो, अगला टारगेट तुम दोनों का होगा, इसका ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अपना बुद्धि लगाया कर। आगे भी रोटेट करे क्या? अगर बेटा ऑन द स्पॉट ही अगर रोटेट करता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? सिंपली 2r। कितना हो जाता है? 2r। यहाँ से घूम के यहीं पे आ गया, ये ऊपर चला गया। मैंने बोला घूम के ट्रांसलेशनरी रोटेशन कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेशन मोशन भी है। बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड। बहुत इजी है, तुमने अगर चीजों को ड्रॉ कर दिया तो आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन पॉइंट चाहिए ना। इनिशियल पॉइंट दिख रहा है, फाइनल पॉइंट ड्रॉ करो और दोनों को सीधा लाइन से जोड़ दो, देखो कुछ बनेगा। नहीं 2r नहीं होगा बेटा। बहुत बढ़िया, तो निकाल तो ली। अब जोड़, ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2r। ये लेंथ कितना हो जाएगा? यही तो सोचना है तुमको। नहीं हुआ? चलो अब मैं कर दे रहा, बहुत हो गया। तो देखो जब ये हाफ रोटेट करके यहां आ गया मान लो, तो ये जो पॉइंट P है कहां पहुंच जाएगा? यहां। डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंथ होगा? ये वाला लेंथ, यही चाहिए ना। अच्छा सोचो, जब ये पॉइंट हाफ रोटेट कर देगा तो कितना चला? πr। अरे ये वाला लेंथ कितना होगा? πr। ये बात हजम हो रहा है तुम लोग को? जब ये रोटेट करके आया हाफ, तो यही अपना हाफ और सरकमफ्रेंस रोटेट किया ना, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? πr।
और ये लेंथ कितना है 2r। क्या पाइथागोरस से ये नहीं निकल जाएगा 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो r को कॉमन ले लो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा पाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये समझ में आया? कैसा क्वेश्चन था ये? मस्त है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हो गया ये? फटाफट लिखो यार, बहुत स्लो हो तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन करो, लास्ट है, उसके बाद हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी में जाएंगे। एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ, रिलेशन ऑफ एक्स और टी के बीच में कुछ ऐसा दिया हुआ है, टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। यहाँ पे एक्स क्या है तुम्हारा पोजीशन, कैसा है ये पोजीशन इन मीटर, ये एक्स है किसमें मीटर में, और टी किसमें है सेकेंड। क्लियर है? लिखो इस बात को। सबसे पहले बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है t बराबर 0 सेकेंड से लेकर t बराबर 3 सेकेंड। इसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मैंने लिखा क्या है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, बट तुम्हें क्या निकालना होगा फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर फर्दर सॉल्व करो। इसका इनिशियल पोजीशन कहाँ है बताओ, कहां पर है, x बराबर कितना है इनिशियल पोजीशन 9 पे है ना। ठीक है, करो सॉल्व करो फटाफट। अच्छा तुम पाई आर कैसे हुआ ये पूछ रहे हो, देखो जब ये हाफ रोटेट कर कर P यहां आ जाएगा तो P इस पाथ को कितना रोटेट किया, इस हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, और यही कितना लेंथ होता है पाई आर, तो यही लेंथ यहां पे आएगा ना। कितना रहा, डिस्प्लेसमेंट कितना रहा -9। पक्का? चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। देखो t बराबर क्या है रूट अंडर x प्लस 3, तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैंने फंक्शन निकाल लिया x एज ऑफ टाइम। हमें डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चाहिए, t बराबर 0 सेकेंड से लेकर t बराबर 3 सेकेंड तक। डिस्प्लेसमेंट मतलब तुम्हारा डेल्टा x क्या होता है, तुम्हारा x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही होता है ना। अब एक बात बताओ, x इनिशियल का क्या मतलब, t बराबर 0, t बराबर 0 पे बताओ क्या हो जाएगा वैल्यू 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना 9। x फाइनल कहां t बराबर 3 सेकेंड, मतलब 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया देखो 0 माइनस 9 बराबर -9 मीटर। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 3 सेकेंड टू t बराबर 6 सेकेंड। अब निकालना है तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बी पार्ट में, पार्ट बी में है फाइंड डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 9 सेकेंड, सॉरी 6। कितना आ रहा है? +9। ये दोनों तो इजी ही था, असली क्वेश्चन ये है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब तुमको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। कहां से कहां निकालना है? 0 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक। सही है। हो गया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। t बराबर 0 पे भी इनिशियल पोजीशन क्या है? 9। और t बराबर 6 सेकेंड पे भी पोजीशन क्या है? 9। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्टेंस कितना होगा? 18। 18 कैसे होगा देख लो, जिनको नहीं समझ में आया। हाँ, इधर देखो, t बराबर 0 सेकेंड पे उसका पोजीशन क्या है? x बराबर 9। और t बराबर 3 सेकेंड पे इसका पोजीशन कहां हो गया? 0। और फिर t बराबर 6 सेकेंड पे पोजीशन कहां गया? x बराबर 9। मतलब कुछ ये ऐसे चल रहा है, यहां से ऐसे गया और फिर वापस ऐसे आ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और डिस्टेंस कितना हो गया? 18। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, सॉरी, सही है तुम्हारा भी। चलो अगला हेडिंग डालो, लिखो स्पीड। स्पीड के साथ साथ ही हम लोग पढ़ते चलेंगे वेलोसिटी। क्लास 9 में पढ़े होगे ये सब चीजें तो। वैसे पढ़ाने वाला भी मैं ही हूं तुम लोग को। क्या होता है स्पीड? बताओ। सिंपली क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो पाथ लेंथ है अपॉन उस पाथ लेंथ को चलने में कितना समय लगा, अगर उसको डिवाइड कर दे तो वो क्या दे देगा? स्पीड। क्लियर है? उसी तरह से वेलोसिटी किसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब हम इनका यूनिट देख लेते हैं। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। कौन सा यूनिट है ये? एसआई यूनिट है। कौन सा है? एसआई यूनिट। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। सेम तरह से वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम का क्या है? सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। अच्छा, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म पता है तुम लोग को? क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। मार्केट में एक और यूनिट चलता है जिसको लोग बोलते हैं CGS। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। कहीं पे भी कुछ ऐसा यूनिट आए, जैसे कि तुमको समझ में आ रहा है कि सेंटीमीटर किसका यूनिट होगा? डिस्टेंस का। अगर कोई भी डिस्टेंस तुम्हें मीटर में दिया हुआ है और उसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो तुमको उस मीटर को किस में बदलना होगा? सेंटीमीटर में। अच्छा, मास किसका यूनिट होता है? सॉरी, ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। और बट मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। क्लियर है? तो अगर तुमको सीजीएस यूनिट में जाना है तो उसको क्या करना होगा? ग्राम। तो तुम ही लोग बताओ इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड।
क्योंकि सीजीएस में टाइम और एसआई में टाइम दोनों किस में होता है, सेकंड में। यहां पे भी इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। बाकी सब काम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला ही है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी था बताओ, कैसा क्वांटिटी था, स्केलर। तो वेलोसिटी भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर। सॉरी, स्पीड भी कैसा होगा, स्केलर। एक चीज नोट करना, वेक्टर का कभी भी डिवीजन नहीं होता। अगर नहीं पता तो इस बात को नोट करके लिख लो कि दो वेक्टर को तुम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसका मतलब कि अगर इसमें आ जाओ वेलोसिटी में, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, और टाइम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। अच्छा, तुम लोगों को कभी ये मन में नहीं आया कि टाइम में तो सर डायरेक्शन है ही, हमेशा एक डायरेक्शन में ही तो फ्लो कर रहा है ना, तो फिर टाइम को वेक्टर क्यों नहीं बोला गया? सोच के आना, बताना मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम कैसा है, स्केलर। इसीलिए हमारा वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। फिर वही सारी बातें, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव समय देखा है नहीं। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो बताओ स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी को जीरो बोलने का कोई सेंस नहीं होता है, हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी को जीरो। क्या बोलेंगे, एवरेज। अभी एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी ही है और एवरेज स्पीड ही है वो, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे ये क्या हो सकता है तुम्हारा, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो, हो गया यहां तक। देखो मैं इस पे कोई न्यूमेरिकल कराऊंगा नहीं, इसका न्यूमेरिकल करने का कोई सेंस है नहीं, तो सीधे डायरेक्ट आ जाता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। सेम ही चीज है। सबसे पहले क्या, एवरेज स्पीड। यहां से ही क्वेश्चन करते हैं। क्या होगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो तुम ना स्पीड का मतलब समझो, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ठीक है। हम ए से बी जा रहे हैं, कोई जरूरी है कि हर जगह पे स्पीड सेम हो, कोई जरूरी है नहीं। हो सकता है कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो यहाँ पे स्पीड कुछ और है, यहाँ पे स्पीड कुछ और है, यहाँ पे हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला तो मैं बहुत तेज था, यहाँ ट्रैफिक मिल गया मैं स्लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला फिर तेज हो गया मैं, हमको मान लो अंत तक ट्रैफिक मिल गया मैं अंत तक स्लो चला, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हर जगह पे वेलोसिटी या स्पीड तुम्हारा अलग अलग हो सकता है। तो एक हम जो बनाते हैं ना एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है कि इस पूरे जर्नी में मैंने कितना डिस्टेंस चला और इस पूरे जर्नी को चलने में कितना समय लगा टोटल, अगर इन्हीं दोनों का रेशियो लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड। तुमने एवरेज निकालना सीखा होगा ना मैथ में, कि टोटल कितना डिवाइड बाय काउंट ऑफ दिस नंबर। जैसे कि मान लो कि क्लास में सबका एवरेज निकालना है एज का, तो तुम क्या करोगे, सबके एज को ऐड करोगे, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे। सेम काम यहाँ पे करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने बोला कि चलो ठीक है कि हर एक पॉइंट पे तो स्पीड अलग अलग होगा, हर एक पॉइंट पे अलग होगा ना। हो सकता है कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन हो तो हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम भी हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ से ट्रैफिक है ही नहीं और मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ, तो हर एक पॉइंट का स्पीड और थ्रू आउट द जर्नी द स्पीड क्या होगा, सेम। बट आइडियल केस में अगर मान लो कि मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा कि हर एक पॉइंट का स्पीड क्या होगा, अलग अलग। तो अगर मुझे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट का एक इंस्टेंट का स्पीड चाहिए तो उसको क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, क्या बोल रहे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
क्या डाउट क्या है उसमें? हाँ, अगर तुम्हारा स्पीड नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड ही मोशन है। अब वो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म। अभी तक जो तुम क्लास 9th में पढ़ रहे थे ना, वहां पे एक्सेलरेशन कैसा था? यूनिफॉर्म। अब तुमको एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी मिलेगा। क्लियर है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो कैसे दिया जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड v बराबर होता है dx ओवर dt। क्या बोलते हैं इसको? dx ओवर dt। क्यों होगा? देखो, एवरेज स्पीड को हम लोग क्या लिख देंगे? v एवरेज। इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे? डेल्टा x। और टोटल टाइम को डेल्टा t लिख सकते हैं। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए तो ये डेल्टा किस में कन्वर्ट होना चाहिए? dx। डेल्टा का क्या मतलब होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज। अगर इसी को छोटे अमाउंट के लिए करना तो इस डेल्टा को हम क्या बोल देंगे? dx। और यही डेल्टा t को क्या बोल देंगे? dt। और इसी का डिवीजन जब छोटे अमाउंट के लिए कर लेंगे तो वो कौन सा स्पीड दे देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? dx बाई dt। मतलब तुमको एक पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा, उसी को तुम डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी का पोजीशन दिया हुआ टी स्क्वायर प्लस 2t, किसी का पोजीशन है ये, ठीक है। मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 1 सेकेंड। क्या निकालना है? फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 1 सेकेंड। तो तुम देखो वेलोसिटी v बराबर होता क्या है? dx ओवर dt। और x का फंक्शन क्या है? टी स्क्वायर प्लस 2t। तो कैसे लिख देंगे इसको? d ओवर dt इंटू में टी स्क्वायर प्लस 2t। इसका डेरिवेटिव बताया था मैं। टी स्क्वायर को अलग करो और इसको अलग करो। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t। और 2t का क्या हो जाएगा? सिंपली 2। और मैंने ये स्पीड कब पूछा? t बराबर 1 सेकेंड पे मान लो। तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना स्पीड हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ये t बराबर 1 सेकेंड पे निकला, ठीक है। अगर मैं ऐसा पूछता कि t बराबर 1 सेकेंड से लेकर t बराबर 3 सेकेंड तक का स्पीड बताओ, तो ये कौन सा स्पीड हो जाता है? एवरेज। कौन सा हो जाता है? एवरेज। अब तुम इसी केस में बताओ कि एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? मैं पूछता हूं कि t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करोगे कि t बराबर 1 सेकेंड पे पोजीशन देखो क्या है? x i क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 कितना? 3। x फाइनल कितना हो जाएगा? t बराबर 3 सेकेंड पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 मीटर। क्लियर है? तो कितना डिस्टेंस चला वो? 15 माइनस 3 कितना? 12। तो डिस्टेंस कितना चल गया? 12। और टाइम कितना लगा चलने में? 2। डिवाइड कर दो क्या हो गया? 6। ये कौन सा स्पीड आया? एवरेज। कौन सा आया? एवरेज। क्लियर है? चलो इसको पहले नोट कर लो फटाफट एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो तुमको ना एकदम बारीकी से क्लियर होना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। सेम तरह से एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा मान लो ये एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? बस इस ऊपर क्या लग जाएगा? एक वेक्टर। समझ में आ रहा है? इसको नोट करो फिर अच्छा सा। हो गया?
देखो इसमें अब तुम जो 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ते हो वैसा आएगा नहीं, ठीक है। लाइक डेट की मैं ऐसा बोल दूं कि कोई पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और ए से बी गया 3 किलोमीटर और जाने में समय लगा 2 घंटा मान लो। फिर यहाँ से फर्दर कुछ सी पॉइंट तक गया, ये गया 6 किलोमीटर और इस बार जाने में लगा तुम्हारा 1 घंटा मान लो। अब मैं तुमसे पूछ दूंगा कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड, क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 3 और 6 कितना है? 9 डिवाइड बाई 3, कितना आंसर हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक चीज और, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने आता है सबको? अगर नहीं आता तो देखो मैं बता देता हूँ करना क्या है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, वेलोसिटी बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। एक तो तुम्हारा स्टैंडर्ड मेथड पता होना चाहिए, शॉर्टकट अलग बात है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 36 किलोमीटर अपॉन आवर लिख सकते हो। इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? 36 इंटू 1000 अपॉन आवर से किस में जाना है? सेकेंड में। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सॉरी डिवाइड 36। जानते हो ना कि 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? 36। अगर ये नहीं पता तो ये भी देख लो, 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। क्लियर है? जब तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 और ये आ जाएगा 18। तो तुम देखो हो क्या गया, इस फैक्टर को जब तुमने सॉल्व किया तो ये आया 5/18। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमको अगर किलोमीटर पर आवर से कहां जाना है? मीटर पर सेकेंड। तो तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5/18। अगर तुमको रिवर्स में आना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 18/5। ये ठीक है, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो जस्टिफाइड है। बट अगर कोई और यूनिट में जाना है तो ये काम तो नहीं आएगा। फिर कौन सा मेथड काम आएगा? ये वाला। अगर मैं बोल दूं इसको तुम किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? 36 है ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर में पर मिनट, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 60। बस उसके बाद सॉल्व कर दो। क्लियर है? तो तुमको ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तुमको मैं जो बताया कि एवरेज स्पीड का इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2 टुकड़े या 3 टुकड़े का डिस्टेंस दे देगा और टाइम दे देगा, तुमको निकालना है। ये भूल जाना कि ऐसा क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। मान लो कि तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो। क्लियर है? जाते वक्त क्या हुआ कि तुमको ट्रैफिक नहीं मिला तो तुम फास्ट गए। मान लो जाने का स्पीड हो गया तुम्हारा 30, सॉरी जाने का स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। बट जब तुम बी पॉइंट से ए पॉइंट पर रिटर्न आ रहे थे तो आते वक्त तुमको मिला ट्रैफिक, और आते वक्त जो तुम्हारा स्पीड है वो हो गया, इसको मैं V2 नाम दे देता हूं, और वो घट के हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तुमको निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड। दूसरा निकालना है तुमको फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों करना है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 0, नो डाउट। क्यों 0 होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। अब देखो सबसे पहले अगर तुमको एवरेज स्पीड निकालना है तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना तो तुम्हारे पास डिस्टेंस है ना तो तुम्हारे पास टाइम है, और तुमको यही दोनों चाहिए। तो देखो करना क्या मैं बता रहा हूं। क्या जाने का स्पीड पता है? एक काम करते हैं ना थोड़ी देर के लिए कि यहां से यहां का ना डिस्टेंस को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो डिस्टेंस गया कितना? x। आया कितना? x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बताओ? 2x। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x।
टोटल डिस्टेंस निकाल लिए। अब हमको क्या चाहिए, जाने का समय प्लस आने का समय। अच्छा, जाने का स्पीड पता है क्या, जाने का डिस्टेंस पता है, तो क्या जाने का टाइम आ जाएगा। क्या होता देखो, स्पीड बराबर क्या बताया था हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का डिस्टेंस कितना है x, और जाने का स्पीड कितना है 40, प्लस आने का डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितना है 30। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 34। कितना आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइड बाई 70। ये जो आ रहा है इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम वगैरह लेने आता है ना, कट कर लोगे ना, यहाँ पे ऐसा मत देखना एक्स कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक्स कैंसिल होगा। पहले इनको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, तो यहां से एक्स एक्स निकलेगा। देखो ये एक्स कॉमन निकलेगा और ये इसको कैंसिल कर देगा। क्लियर है, तुम लोग इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर दुविधा में हो। एवरेज क्या होता है, वो क्या होता है एवरेज, टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। क्या तुमसे मैं क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी स्पीड। यहाँ पे तो तुम यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे या टोटल नंबर का लगाओगे। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, कितना आ रहा है 240 240 बाई कितना आ रहा है 7। सबका आ रहा है ये, ठीक है, बढ़िया है। हाँ जो भी आएगा तुम उसको, ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है तुम्हारा, इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन करना है। देखो ऊपर, यहाँ ध्यान से इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। क्या है 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस 40 प्लस एक्स, 2x को छोड़ दो, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1200 मतलब 120। ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x, क्या हो जाएगा 2x, 120 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 7x। तो x x कट गया, ये 240 बस 7, इसमें अप्रोक्सीमेशन कहाँ दिख गया तुमको। हाँ कुछ जो भी आए वो तो तुम कर लेना। पहली बात कि तुम वहां पे जो निकाल रहे हो ना वो एवरेज नंबर निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, नंबर, दो नंबर का एवरेज ले रहे हो। हम तुमसे दो नंबर का, देखो इसने क्या किया, इसका कहना है कि सर एवरेज ही तो निकालना है, तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 क्यों नहीं कर देते हैं। मैं यहाँ पे किसका एवरेज निकाल रहा हूं, दो नंबर का। एक नंबर कौन सा है वेलोसिटी v1 और दूसरा नंबर कौन सा वेलोसिटी v2। तो जब मैं तुमसे नंबर का एवरेज पूछूंगा तो बता देना कि सर ये होगा। बट तुमसे मैं क्या पूछ रहा हूं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है, मतलब तो समझो चीजों का, क्या बोलना चाह रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताता हूं, शॉर्टकट तरीका क्या है। मान लो कि कोई पॉइंट ए है और कोई ए से जा रहा है बी पॉइंट तक। क्लियर है, और एन इक्वल पार्ट में जा रहा है। जैसे मान लो कि इसको मैं, चलिए मैं एग्जांपल के लिए 5 पार्ट ले लेता हूं फिलहाल। कितना ले लेता हूं 5, समझने के लिए तुम लोग। इसको 5 इक्वल पार्ट में बांट दो, 1 2 3 4, हो गया ना। अच्छा एक काम करते हैं, इस टोटल डिस्टेंस को 5x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 5x। क्यों माना 5x में, क्योंकि एक पार्ट का डिस्टेंस क्या मिल जाए x, इसका भी क्या हो जाएगा x, इसका भी x, इसका भी x और इसका भी x। मान लो मैं बोलता हूं कि पहला पार्ट v1 स्पीड से चला, दूसरा पार्ट v2 से चला, तीसरा पार्ट v3 से चला, चौथा v4 से और पांचवा v5। ऐसे सो ऑन भी हो सकता है, मैं सिर्फ 5 एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। अगर मुझे इसका एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज v एवरेज, क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है 5x अपॉन टोटल टाइम।
टोटल टाइम देखो, ये कौन सा टर्म हो जाएगा, x बाई v1 प्लस x बाई v2 प्लस x बाई v3 प्लस x बाई v4 प्लस x बाई v5। यही होगा ना, समझ में आ रहा है यहां तक? क्या इस हर जगह से x कैंसिल हो जाएगा, ये मिलके किसको काट देगा, इसको। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखो 5 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस 1 बाई v4 प्लस 1 बाई v5। यही होगा ना। जब दो पार्ट में चलेगा तो क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, यही लिखेंगे ना। अब बताओ एन पार्ट में कैसे लिखेंगे, बताओ एन पार्ट के लिए कैसे लिखेंगे। अगर मान लो कि ये एन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पे बटा हुआ तो वी एवरेज को क्या लिखेंगे, एन डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 सो ऑन 1 बाई vn। ये हो गया फॉर्मूला एवरेज स्पीड। समझ में आया? ये कब लगाएंगे, जब डिस्टेंस को हम इक्वल पार्ट में बांट दें। नहीं आया समझ में? हाँ कर लो, तुमको आता तो अच्छी बात है, कर लो। मतलब तुम अभी नया नया मैथ पढ़ रहे हो तो तुमको ऐसा लिखने का मन है, 1 बाई एन समेशन ऑफ 1 बाई वी आई, आई 1 से लेकर एन तक, लो लिख दिए। आ गया समझ में? इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है, इसको फॉलो करो। तुम क्या चाहते हो, तुम पूरा द मेथड में लिख दूं मैं, है? आधा तुम्ही को नहीं समझ में आएगा, बाद में क्या लिख दिया सर। अच्छा चलो तुम लोग से एक डाउट पूछता हूँ, तुम लोग को मैं लास्ट ईयर इंटीग्रेशन पढ़ाया था, इंटीग्रेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं, और समेशन में भी क्या करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं। तुम्हारे मन से बुद्धि आया, आप बताओ, इसको हम ऐसे भी लिख दिए 1 बाई एन समेशन ऑफ 1 बाई वी आई, आई बराबर 1 से लेकर एन तक लिख दिया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी आई, आई बराबर 1 से लेकर एन तक? सोच के बताना मुझे, तुम्हारे लिए टास्क है। नो डाउट मैं अभी बता रहा हूं ये गलत है, ये नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हैं, ये सही। ठीक है, तुम बाकी लोग को भी कंफ्यूज कर दिए। मतलब तुम्हारा टास्क ये है कि तुम मुझे ये बताओ कि समेशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और समेशन बड़ा बड़ा चीजों को ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन में कंटिन्यूअस चीज को ऐड करते हैं, और समेशन में डिस्क्रीट वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे मान लो एक वैल्यू 1 है, अगला वैल्यू 2 है, फिर अगला वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, समेशन। क्योंकि एक से बीच के बीच में इन्फानाइट नंबर जो तुमने छोड़ दिया, बट मैं कंटिन्यू सबको ऐड करना चाहता, तो फिर उसको क्या ऐड करता मैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पर बताओ ये डिस्क्रीट वैल्यू या कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, समेशन। ठीक है, और कुछ डाउट है, हो गया? चलो इस वाले फार्मूला से देखो मैं बताता हूं। चलो फिर तुम लोग बताओ कि एक पार्टिकल है जो ए से, हाँ बातें मत करो, बी पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, 3 भाग में चल रहा है, पहला v1 स्पीड से, दूसरा v2 स्पीड से, तीसरा v3 स्पीड से। बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा, करो सॉल्व करो फटाफट। बताओ क्या करना है, वी एवरेज का क्या फार्मूला हो जाएगा, वी एवरेज क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 1 बाई प्लस 1 बाई v3। ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको सॉल्व करना है, ये तो मैं भी कर सकता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। यही होगा ना? क्या ये फॉर्मूला हर जगह लग सकता है? इक्वल क्या होना चाहिए, डिस्टेंस।
अच्छा, जो तुम लोग को पहला क्वेश्चन दिया था, क्या उसमें लगा सकते हैं? वहां पे इक्वल डिस्टेंस है, बताओ बताओ तुम, हैं? तेज बोलो। डिस्टेंस पहले वाले क्वेश्चन में कि मैं गया 30-40 का स्पीड से और आया 30 के स्पीड से, क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं वहां पे या नहीं? लगा सकते, क्यों? कि गया भी एक्स डिस्टेंस, आया भी एक्स डिस्टेंस, तो इक्वली डिस्टेंस चला ना, तो लगाओ क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1/30 प्लस 1/40। देखो क्या आंसर सेम आ रहा है, करो करो, देखो चेक करो। अगर उस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा मैं, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1/30 प्लस 1/40। देखो वापस वही आएगा 240/70। ये टाइम बचाने का तरीका है। क्लियर है? चलो, यहां तक क्या हाफ हो रहा था, डिस्टेंस। कोई जरूरी कि हमेशा डिस्टेंस ही हाफ हो? मान लो कि टाइम हाफ हो जाए। टाइम हाफ होने का क्या मतलब, कि पॉइंट ये ए है और दूसरा पॉइंट बी है। मान लो कि टोटल टोटल जर्नी करने में कुछ टी समय लगा। मैंने बोला कि पहला हाफ टाइम तक v1 स्पीड से गया और फिर अगला हाफ टाइम तक v2 स्पीड से गया। अब यहां पे डिस्टेंस हाफ नहीं है, क्या हाफ है, टाइम। क्लियर है? अब मैं तुमसे पूछ दूंगा फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड। क्लियर है? अब देखो हाफ टाइम लगाना, तो एक काम करो, टोटल टाइम को मान लो। पहले डिस्टेंस हाफ हो रहा था, तो डिस्टेंस को मैंने एक्स माना था। अब क्या हाफ हो रहा है, टाइम। तो टोटल टाइम को चले काम करते 2t मान ले, तो कोई दिक्कत? 2t क्यों माना पता है? क्योंकि टाइम को हाफ कर रहा हूं मैं, ताकि मेरे पास हाफ हाफ आ जाए। v1 स्पीड से कितने टाइम तक चला, t, और ये कितना चला, t। एवरेज स्पीड का अभी भी फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ, मान लो कि v1 स्पीड से x1 डिस्टेंस चला और v2 से x2 चला। ये x1 कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब v1 इंटू टी, प्लस x2 क्या हो जाएगा, v2 इंटू टी, और टोटल टाइम कितना है 2t, तो t से t करेंगे, आंसर क्या जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, जो तुम्हारा डाउट था। ये कब होगा, जब टाइम हाफ हो। अच्छा बताओ, ये दो केस में है, जब वैसे ही n केस में होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन vn डिवाइड बाई n। ये कब है, जब हमने उसको टाइम को इक्वली बांटा है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब टाइम को इक्वली बांटेंगे। और इससे पहले वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हम डिस्टेंस को इक्वली बांटेंगे। अगर इससे हट का कुछ भी क्वेश्चन है, इन दोनों से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, और एक हट के क्वेश्चन करवा ही देता हूं। चलो मिटा दूं ये। चलो, एक मोशन है ए से बी तक, ठीक है। वो क्या किया कि पहला हाफ डिस्टेंस मतलब मान लो कि टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, तो पहला हाफ डिस्टेंस कितना होगा x। वो चलता है v1 स्पीड से। कौन सा स्पीड से चला, v1। अब जो बाकी के हाफ डिस्टेंस बच चला, उसमें पहला हाफ टाइम चला v2 स्पीड से और अगला हाफ टाइम चला v3 स्पीड से। बताओ एवरेज स्पीड। कोई भी फॉर्मूला लगेगा यहां, नहीं। अब स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करो। पहला हाफ डिस्टेंस चला v1 स्पीड से और बाकी की जो हाफ डिस्टेंस बचा, उसमें हाफ टाइम चला v2 स्पीड से और हाफ टाइम चला v3 स्पीड से। सिंपल सा फॉर्मूला पे जाओ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सब निकालने का कोशिश करो। टोटल बताओ। हाँ, फर्स्ट
पहले मैंने डिस्टेंस को हाफ हाफ बांट दिया और फिर सेकेंड पार्ट में आधा आधे टाइम को बांट दिया। बेसिक फॉर्मूला लगाओ ना, क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालने का कोशिश करो, अपने आप आ जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल। अच्छा यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग होगा या सेम होगा, बताओ। इस वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग होगा या सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि टोटल स्ट्रेट लाइन मोशन है। देखो मैंने क्या किया, देखो बता रहा हूं, देखो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया 2x। अब हमारा काम क्या, टोटल टाइम निकालना है, मतलब यहां का समय प्लस यहां वाला समय। अच्छा बात बताओ, यहां का समय कितना हो जाएगा x बाई v1, क्या हो जाएगा x बाई v1, यही होगा ना, प्लस यहां का समय। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि यहां से यहां टोटल जाने का समय मान लेता हूं कितना t, तो टोटल समय कितना हो गया t, कोई दिक्कत। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टोटल समय कितना लगा t। अच्छा उसका हाफ कितना चला, देखो t/2 और ये भी चला t/2, क्लियर है। एक बात बताओ, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है x। अब बताओ क्या यहां से यहां वेलोसिटी पता है, क्या टाइम पता है, तो टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस, क्या हो जाएगा v2 t/2 प्लस v3 t/2। क्या ये बात सबको डाइजेस्ट हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है x, इसको मैंने क्या कर दिया, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम, और ये डिस्टेंस क्या हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। अब बताओ यहां से t का वैल्यू आ जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इक्वल टू t कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा v2 प्लस v3। तो बताओ t बराबर क्या आ गया 2x डिवाइड बाई v2 प्लस v3, डाल दो यहाँ पे 2x डिवाइड बाई x बाई v1, और t को क्या लिख दूंगा मैं 2x डिवाइड बाई v2 प्लस। आया था किसी का, तुम्हारा आया था, बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, v1 इंटू v2 प्लस v3, इसका एलसीएम में क्या हो जाएगा x टाइम ऑफ v2 प्लस v3 प्लस 2 टाइम ऑफ x v1, और ऊपर में क्या था 2x, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई x कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा ये v2 प्लस v3 प्लस 2v1 डिवाइड बाई v1 इंटू v2 प्लस v3, x कट गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2v1 प्लस v2 प्लस v3। क्लियर, नहीं आया समझ में, तो कॉपी मारो फटाफट। तुम ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, तुम लोग ऑनलाइन बच्चों का आंसर आ जा रहा है। हो गया, चलो एक क्वेश्चन लिखो। ए ट्रेन is moving with a speed of 108 kilometer per hour. A train is moving with a speed of 108 kilometer per hour toward a person standing just next to the rail. Standing just next to the rail. 108 kilometer per hour toward a person standing just next to the rail. हो गया, फुल स्टॉप के बाद लिखो द ट्रेन ब्लो ए विसल, द ट्रेन ब्लो ए विसल फॉर 7 सेकेंड, द ट्रेन
ब्लो ए विसल फॉर 7 सेकेंड, फुल स्टॉप। आगे लिखो, what is the time duration, what is the time duration for which, what is the time duration for which the whistle is heard by the person, the whistle is heard by the person, assuming that train does not cross the person, assuming that train does not cross the person until the end of whistle, assuming that train does not cross the person until the end of whistle। ब्रैकेट में और लिखो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 305 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन दे दो, स्पीड ऑफ साउंड है 350 मीटर पर सेकेंड। Assuming that train does not cross the person until the end of whistle, जब तक ट्रेन हॉर्न दे रही थी तब तक ट्रेन पर्सन को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ये IJSO में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड स्टेज होता है NSCJS 2021 में आया था ये क्वेश्चन। अच्छा, सबको आंसर ऐसा नहीं लग रहा कि साथ ही होना चाहिए, कि अगर मान लो कि ट्रेन 7 सेकंड तक हॉर्न ब्लो करती है तो तुमको कितने देर तक सुनाई देगा? तो फिर तुम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते। बिल्कुल, स्पीड ऑफ साउंड भी कुछ हेल्प कर रहा है, तो तुमको 7 सेकंड नहीं, 7 से कम टाइम तक सुनाई देगा। तुम्हारे पास 5 मिनट है, फटाफट सॉल्व करो। देखो, फिजिक्स को सॉल्व करने का सबसे प्राइम तरीका होता है, जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना उसको रफली ड्रॉ करो। तुम अगर उसको रफली ड्रॉ कर दिए ना तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा। तुम अगर उसको पढ़ के सॉल्व करना शुरू कर दिए तो कभी भी नहीं बनेगा तुमसे, जब तक तुम बहुत एक्सपर्टीज ना आ जाए तुम्हारे अंदर। तुम पहले उसको ड्रॉ करो रफली कि हो क्या रहा है, फिर तुमको खुद दिखेगा कि अच्छा ये करना है मुझे। पहले एक ट्रेन बनाओ, उससे कुछ दूरी पे एक इंसान को खड़ा कर दो, यही हो रहा है ना। चलो मैं हेल्प कर देता हूं थोड़ा। मान लो कि ये ट्रेन है, अच्छा मेरे केस में ट्रेन कैसा होगा, एक पार्टिकल का केस होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ट्रेन को ऐसा बहुत 1 किलोमीटर का बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे मान लो कि कोई इंसान है, ठीक है, बढ़िया है। क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है? नहीं। अगर नहीं दिया तो उस डिस्टेंस को क्या मान लो, कुछ x मान लो। क्या मान लिया? x। अगला केस क्या हो रहा है कि ट्रेन चल रहा है, ट्रेन का रफ्तार वेलोसिटी कितना है बताओ? ट्रेन का वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर, और साउंड का स्पीड कितना है 350 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। जब तुम इसको चेंज करोगे तो 108 इंटू 5/18, तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आया? 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कितने स्पीड से चल रही है? 30 मीटर पर
हो गया यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन चल रहा है तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और ट्रेन ने हॉर्न ब्लो किया, कितने सेकंड तक? 7 सेकंड। तो 7 सेकंड में ट्रेन क्या यहीं पे रहेगा या आगे बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। तो बताओ कितना डिस्टेंस चला ट्रेन? डी इक्वल टू वी इंटू टी, मतलब कितना? 200, 210 ही आएगा ना। तो मान लो कि ट्रेन यहां पहुंच गई, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना? 210 मीटर। तो अब बताओ कि ट्रेन से इंसान की दूरी कितनी? x माइनस 210 मीटर। अब तो करो कुछ, इतना हिंट दे दिया। दिस मच हिंट इज अनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइव पॉइंट, नहीं नहीं, समथिंग भी नहीं गलत। करो करो। थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ, पहुंच गए हो। साउंड का क्या काम होगा? सोचो, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितनी देर तक साउंड सुनाई देगी, ये पूछना है ना। अच्छा एक बात बताओ, देखो, जब वो एक्स डिस्टेंस पे था, ठीक है, तो जैसे उसने हॉर्न ब्लो किया तो साउंड को पहुंचने में कितना समय लगा होगा? मान लेता हूं T1, कितना समय लगा होगा? एक्स डिवाइड बाई 3। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस चलना है साउंड को? एक्स। कितने स्पीड से चलना है? 350। ये जब उसको पहली बार सुनाई दिया, कब सुनाई दिया इसको? पहली बार, ठीक है। और अब और बताओ कि अब कर लोगे? करो, अब तो करो। अब क्या चाहते हो, मैं पूरा सॉल्व कर दूं? ना, आंसर 6.4 समथिंग होगा। अरे मैं पूरा हिंट दे दिया। ये जब पहली बार सुनाई दिया, फिर ढूंढो का आखिरी बार कब सुनाई देगा उसको, और दोनों का गैप लेना है। हो जाएगा आज, टाइम हो गया है, 3 मिनट और है तो ले लो, वरना मैं खुद कर देता सब। पहला टाइम निकल गया, कितना रहा? 0.6। तो उसको माइनस करो ना 7 से, 6.4 आएगा। माइनस क्यों करना समझ में आ रहा है तुमको? एक्सीडेंटली आंसर आ गया तुम्हारा। अगर मान लो कि पहला ऑप्शन अगर 7 सेकेंड होता, अगर मान लो पहला ऑप्शन 7 सेकेंड होता तो तुम सब 7 मार के आ जाते।
कि भाई अगर 7 सेकंड तक हॉर्न बज रहा है तो 7 सेकंड तक सुनाई देगा, गाड़ी कितने स्पीड से चल। इसी को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। नहीं क्रॉस नहीं कर रहा, मैंने क्वेश्चन में लिखा है, हैं? वो सेकेंडरी चीज है। 0.6 आ रहा है। अब सोचो माइनस क्यों करना है, सोचो सोचो, 1 मिनट और है, सोचो। किसी ने जरा ये भी देख लो लाइव बच्चों का किसी का आंसर आ रहा है कि नहीं। अच्छा। नहीं नहीं, एक बच्चे का आ गया 6.4 सेकंड। नहीं नहीं, एक बच्चा है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, सौर्य का आंसर है 6. वो मित्तल है, तुम अग्रवाल हो। मतलब छोड़ दे दुविधा में, चलो इसको घर पे सोच कर आना, ठीक है? कर लोगे? मैं देखो 90% में सॉल्व कर दिया हूँ, बस 10% तुम्हें क्लिक करना, कोई भी जाके गूगल नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। आंसर लाना इज नॉट मकसद, ठीक है? हमको समझना है कि इसमें माइनस क्यों करना है। हमको बेसिकली, एक मिनट और सुन लो, हमें बेसिकली निकालना क्या है, वो टाइम जब तक हमको साउंड सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? एक टाइम तो ये हो गया, और दूसरा टाइम होगा x माइनस 210 डिवाइड बाई 350। जब लास्ट टाइम ये सुनाई देगा, कुछ ऐसा होगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, T1 = 7 + T2 जो भी कुछ आएगा। अब तुम करके देखना क्यों होगा ये।